Hello everyone. This is the first video of the chapter Biotechnology Principle and Processes. इस चैप्टर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और उसमें बेसिकली हम लोग उस ब्रांच में क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, जितना भी इस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन सारे एरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये चैप्टर है, आपका जो पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, ये दो चैप्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपको मेनली इसमें रिलेटेड जो भी इसकी मेथड्स हैं, जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में स्टडी है। एंड सेकंड चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी है। तो फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। देखो एग्जैक्टली है क्या। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें आप उसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, तो उसकी आपको कई डेफिनेशंस मिल जाएंगी देखने को। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है वो है कि इट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग, मतलब जिसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं या उनके एंजाइम्स का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और उनके प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, उनकी प्रोसेसेस को, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर द यूज़फुलनेस ऑफ मैनकाइंड, मतलब हमारे ह्यूमन के लिए जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं बाय यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। इस सेंस में अगर हम बात करें, इस डेफिनेशन के सेंस में, तो जैसे कर्ड का प्रिपरेशन है, आपको पता है कि दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसके प्रोसेस यूज़ होती है। ब्रेड में ईस्ट है, उसका यूज़ होता है फर्मेंटेशन का। वाइन में फर्मेंटेशन यूज़ होता है। ये सब माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है। दैट मीन्स इन सभी प्रोसेस में, मतलब मेनली फर्मेंटेशन में या कर्ड फॉर्मेशन में या जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो कि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो ये जो माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस हैं, फर्मेंटेशन है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे उनका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बट ये बहुत ही अभी बहुत कम है। ठीक है, अभी अभी इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग और क्या क्या स्टडी करते हैं। तो फिलहाल बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट ये है कि जिसमें हम लोग माइक्रोब्स मीडिएटेड जो प्रोसेस हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रिफर टू दोज प्रोसेस विच यूज़। अब इसमें क्या है कि जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व हो गया, ये फील्ड बहुत बड़ी जो फील्ड बन चुकी है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल माइक्रोब्स हैं उनको जनरली हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, उनके जीन्स को मॉडिफाई करके उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हम उन प्रोडक्ट्स को बना सकें और बड़े बड़े स्केल में, लार्जर स्केल में, ब्रॉडर स्केल में। दैट मीन्स हम माइक्रोब्स की जो प्रोसेसेस हैं, जो माइक्रोब्स की कैपेसिटी है, उसको इन्हेंस कर देते हैं, जिससे वो माइक्रोब्स प्रोडक्शन करते हैं बड़े लेवल पे और बड़े लार्जर स्केल पे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। तो दैट मीन्स हम इसमें माइक्रोब्स का मॉडिफिकेशन भी करेंगे, इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करेंगे ऑर्गेनिजम्स का, और उनसे बेटर प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। फर्दर मैनी ऑफ दिस प्रोसेस टेक्निक्स आर आल्सो, अब बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं, प्रोसेस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने देखा होगा। जनरली ये मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट ही है कि जो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, कि फर्टिलाइजेशन इफ़ फीमेल इज़ इनकेपेबल और मेल इज़ इनकेपेबल, इनके गैमेट्स नहीं फर्टिलाइज हो पा रहे हैं, तो उनके गैमेट्स को बाहर लैब कंडीशन में उनको फर्टिलाइज करते हैं। देन आफ्टर दैट जो एम्ब्रियो होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं इनटू द फीमेल, इफ़ शी इज़ केपेबल टू कंसीव। और अगर नहीं तो सरोगेट मदर का यूज़ करते हैं और
बेबी को फॉर्म करते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद ये हुआ है। सिंथेसाइजिंग अ जीन, जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, नोवेल जीन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको यूज़ करते हैं। डीएनए वैक्सीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डीएनए वैक्सीन्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरीके से जो वैक्सीन्स है, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स है, उससे हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कैसे क्रिएट करते हैं। और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, और आपने सुना होगा जीन थेरेपी के बारे में। जैसे बहुत सी डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिकली होती हैं, जीन्स में डिफेक्ट के कारण होती हैं, उनको भी हम लोग जीन थेरेपी के प्रोसेस से उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो डिफेक्टिव जीन जो है, ये सब जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। अब देखिए ईएफबी जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी सेल हैं या सेल के पार्ट्स हैं, या उनके जो मॉलिकुलर जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनका यूज़ एक नेचुरल साइंस के साथ मिला करके इंटीग्रेशन के साथ करते हैं फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब उनके प्रोडक्ट्स को और उनकी सर्विसेज को नेचुरल साइंस से जोड़ करके उनका इंटीग्रेशन करके जो हम यूज़ करते हैं, ये सब आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, ईएफबी की डेफिनेशन है, जनरली आप इसको याद करना है। अगर बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात करें कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी किन प्रिंसिपल्स पे लाई करती है, मेनली किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो इस जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल की नहीं, अगर हम मॉडर्न की बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें बेसिकली दो कोर टेक्निक्स होती है, दो मेन टेक्निक्स हैं जिस पे ये बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, इनके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा टर्म से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम जीन्स की इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब है कि उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे, जीन को बदल देंगे। तो जनरली इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं जीनोम का, मतलब जीन को, डीएनए को, आरएनए को चेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स के। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स, इसमें हम नए जीन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसके ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू इम्प्रूव द फंक्शन और ट्रेट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी अगर ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट को, उसके फंक्शंस को हमें इन्हेंस करना है, तो उसमें ओल्ड जीन को रिप्लेस कर देंगे न्यू जीन से, दस चेंजेस द फिनोटाइप, और इससे ऑर्गेनिजम्स का फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। हम लोग को सभी को ये पता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो फिनोटाइप है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके जेनेटिक कंपोजिशन पे। तो अगर हमें किसी का फिनोटिपिक चेंज करना है, फिनोटाइप चेंज करना है, उसका अपीयरेंस चेंज करना है, तो उसके जीनोटाइप को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे पर्टिकुलरली एज पर एग्जांपल कि सपोज़ कि कोई बैक्टीरिया है और वो उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई स्पेशलिटी है कि वो कोई फंक्शन कर रहा है, कोई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम उसके उस जीन को और इन्हेंस कर दें, उसको और बेटर कर दें, तो वो हो सकता है उस प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा बड़े लेवल पे उनका फॉर्मेशन कर सके, उसको सिंथेसाइज कर सके। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, जस्ट लाइक हम किसी भी काऊ को उसकी मिल्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स करें तो प्लांट्स में बहुत से एग्रोनॉमिक ट्रेड्स जो हैं प्लांट्स में इन्हेंस कर सकते हैं। एग्रोनॉमिक मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल है, जैसे प्लांट का जो प्रोडक्शन है, उसकी ईल्ड है, जो प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप, मतलब जो क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं और जो स्ट्रेस टॉलरेंट बनाते हैं, वो सब इसमें आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें, तो इसमें जनरली हम बायो प्रोसेस दैट मीन्स जो माइक्रोबियल प्रोसेस हैं उनका यूज़ करते हैं, जिससे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक स्टराइल, एक कंटामिनेशन फ्री कंडीशन क्रिएट करते हैं, एक तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्रिएट करते हैं टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ, सिर्फ हम उन डिज़ायर्ड माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, उसमें कल्चर करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स का जो हमें प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम द डिज़ायर्ड माइक्रोब्स, इसके लिए हमें एक पूरा क्रिएट करना पड़ता है, केमिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटर। जैसा आपने पढ़ा होगा इसके पहले चैप्टर्स में, फर्मेंटर में हम स्पेशली एक केमिकल प्रोसेस जो है क्रिएट करते हैं और माइक्रोब्स के लिए स्पेसिफिक जो केमिकल कंपोजिशन है उसको क्रिएट करते हैं फॉर द वेल ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
जिससे वो अच्छे से जितनी भी जो भी प्रोटीन वो बना रहा हो, जो भी एंटीबायोटिक्स बना रहा हो, वैक्सीन बना रहा हो, उसका जो है हमें प्रोडक्शन हम बड़े लेवल पे कर सकें। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इन दो के जो हैं, ये दो मेन जो हैं, ये कोर टेक्निक्स हैं जिन पे बायोटेक्नोलॉजी लाई करती है। आगे बात करते हैं, देखिए एडवांटेजेस ऑफ द, आपने पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोर एडवांटेजेस होता है देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके पीछे क्या रीज़न है? आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विच इट इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है और नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जेनेटिक सेटअप के, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट जो पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है और एक नया जेनेटिक सेटअप बनता है जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बेनिफिशियल है और पूरी पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें नए जीन्स जो होते हैं वो रिकम्बाइन होते हैं, नए जीन्स के सेटअप बनते हैं और वो उस स्पेशीज़ के अडेप्टेशंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। जबकि अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई बाहरी जेनेटिक सेटअप नहीं आएगा, जेनेटिक कोई कंपोजिशन नहीं आएगा। इट प्रिवर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो उसी पेरेंट की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेम एज इट इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ही कैरी करेगा। दैट मीन्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स के ही जेनेटिक सेटअप को कैरी करेगा, उसको प्रिजर्व करेगा। जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशन क्रिएट करता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमेट्स, जो डिफरेंट पार्टनर के गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो नया जेनेटिक सेटअप बनता है। तो दैट मीन्स कि आपको पता चल गया कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा एडवांटेजियस है देन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज देयर इज़ ए स्कोप ऑफ एवोल्यूशन, देयर इज़ ए स्कोप ऑफ वेरिएशन। अब हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते थे, जब प्लांट्स को एनिमल्स ब्रीडिंग जब हम करते थे तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता था, दैट मीन्स जो हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को जब हम ब्रीड कराते थे तो उसमें उनके डिज़ायरेबल ट्रेट के साथ साथ, मतलब जिन ट्रेड्स के लिए उनको हम हाइब्रिडाइज कराते थे, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, उनके डिज़ायरेबल ट्रेड के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी आ जाते थे। ठीक है, जैसे डेफिनेटली किसी काऊ की मिल्किंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसको हम सुपीरियर बुल से क्रॉस कराते हैं, तो अगर उस सुपीरियर बुल में कुछ और अनडिज़ायरेबल ट्रेट होंगे तो वो भी उनके ऑफस्प्रिंग में आने के चांसेस हैं। तो ये तो एक था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक एक डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं और उसको उसकी जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, उसका जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक जो डिज़ायरेबल जीन है सिर्फ उसको आइसोलेट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म से और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बिना किसी अनडिज़ायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किए हुए टारगेट ऑर्गेनिज्म में। जैसे सपोज कि अगर कोई कोई भी एनिमल है, उसके हमें सिर्फ डिज़ायरेबल ट्रेट चाहिए, तो हम उसके जो डिज़ायरेबल ट्रेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उस एनिमल की सेल से सिर्फ वो जीन्स ले लेंगे और उस जीन्स को नए बनने वाले एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो दैट मीन्स जो एम्ब्रियो बनेगा, जिस उस एम्ब्रियो से जो भी आगे प्रोजेनी बनेगा उसमें सिर्फ वो डिज़ायरेबल ट्रेट ही जाएंगे और अनडिज़ायरेबल ट्रेट नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कंप्लीट डीएनए को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डिज़ायरेबल जीन को ही ले करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फॉर अब एग्जैक्टली ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है कि किसी भी सेल से हम कोई डिज़ायरेबल कोई जीन लें और उसको दूसरी सेल में इंट्रोड्यूस कर दें, तो उसके लिए हमें पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस देखना पड़ता है एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक डीएनए लेते हैं, उसको वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करते हैं और तब उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे वो अपने नंबर में मल्टीप्लाई कर सकता है। क्योंकि अगर हम कोई भी जीन अगर डीएनए से निकालते हैं, अगर उसके पास ओराई नहीं है, ओराई दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर वो नहीं है तो वो जीन होस्ट सेल में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा।
तो ज़रूरी है फॉर द मल्टीप्लिकेशन, जैसा देखिए यहाँ लिखा है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन पीस मतलब जो भी फॉरेन डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको बनना पड़ेगा, इट्स नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, उस होस्ट सेल के क्रोमोसोम का पार्ट बनना पड़ेगा जिसके पास ओराई है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। दस इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलियन डीएनए है, जो भी हमारा फॉरेन डीएनए है, जो भी जिसमें डिजायरेबल जीन है, उसको हमें ओराई के साथ अटैच करना पड़ेगा, जिससे ये जो एलियन डीएनए है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ये रिप्लिकेट और मल्टीप्लाई कर सके अपने आप को होस्ट सेल में। इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग, या बोलते हैं मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। सपोज कि हमने कोई डिजायरेबल जीन किसी सेल से लिया, एक्सट्रैक्ट किया, और फिर हमने उसकी मल्टीपल कॉपी करानी है, तो मल्टीपल कॉपीज कराने के लिए सबसे पहले उसमें हमें ओराई अटैच करना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तब हम उसको किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे वो कैपेबल होगा मल्टीप्लाई करने के लिए अपने नए डीएनए मॉलिक्यूल्स या डीएनए क्लोन को बनाने के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली हम डिजायर्ड जो जीन है हमारा, उसको स्पेसिफिक डीएनए के साथ, एक दूसरे स्पेसिफिक डीएनए जिसको हम वेक्टर डीएनए बोलते हैं उसके साथ अटैच करते हैं, और तब जो डीएनए क्रिएट होता है वो होता है फॉरेन डीएनए, वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, दैट मीन्स जो फॉरेन डीएनए है, दैट मीन्स जो हमारा डीएनए है उसको अगर हम वेक्टर डीएनए, अब वेक्टर डीएनए वो डीएनए होता है जो हमारे डिजायर्ड जीन को या डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में मल्टीप्लाई कराता है, क्योंकि वेक्टर डीएनए के पास अपना ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और स्पेसिफिक जो उसके जीन्स होते हैं या उस पर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो उसके कारण ही हम उसको मल्टीप्लाई करवा पाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वेक्टर जो डीएनए वो कैपेबल है होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके बारे में वेक्टर डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के डिटेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने किया और देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, और वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।